A very good morning to all of you, dear student. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 4, and the name of this chapter is quadratic equation. Before start this chapter, we have to know some basic concept. और जितने भी बच्चे अभी न्यू हैं वो अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर के एंड तक. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे. कुछ बच्चे नए थे तो स्पेशली वो अच्छे से ध्यान दें, ठीक है. उनका ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा स्टार्टिंग से. सो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पॉइंट है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? आपने क्लास 9 में पढ़ा था. पॉलिनोमियल पी एक्स जो होता है आपका, पी एक्स जो है आपका वो आपका हो सकता है 2x + 5 भी हो सकता है, और ये आपका 2x² + 5 भी हो सकता है, ठीक है ना. तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर अगर डिग्री 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है. ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और यहाँ पर सिर्फ डिग्री 1 है तो ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक और 1 है तो लीनियर. अब पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनता है मैं आपको ये बता देता हूँ. अगर आप पॉलिनोमियल का आगे 0 लगा दें, पी एक्स बराबर 0 कर दे तो ये इक्वेशन बन जाएगा. तो आपका जो था ये 2x² + 5 यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब बराबर 0 लगा दे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन. तो ये आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. अगर 0 नहीं है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी. अगर यहाँ पर जो है 2x + 5 है तो यहाँ पर, और पावर 2 है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सिर्फ. जैसे आप 0 लगा देते हो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. 0 लगा दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना. तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर उसकी डिग्री 2 है तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. इट जनरल फॉर्म इस इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² bx + c की फॉर्म में होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. भाई x की पावर घटती है, पहले 2 आएगी, फिर 1 आएगी और फिर कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है ना. वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी सी के बिलोंग टू आर का मीनिंग ये है जो ए है और बी है और जो सी है उसकी वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करेगी. रियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये जो ए बी सी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. नंबर होंगे नॉर्मली 1 2 3, ठीक है ना. एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर ये बात कही कि भाई ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए आपकी क्वेश्चन थी ax² + bx + c. अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो जब 0 की मल्टीप्लाई x² से करो तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो x² से टेलीमेट हो जाएगा, तो यहाँ पर bx बचेगा. तो अगर ए की वैल्यू 0 कर दोगे तो यहाँ बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा क्योंकि x² एलिमिनेट हो जाएगा. इसलिए ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है इसमें, ठीक है ना. और x इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. सेकंड है, इफ़ पी एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर आप उसको 0 के बराबर रख दें तो आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² bx + c बराबर 0. ए बी सी आपके बिलोंग करेंगे आर को, मतलब इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी क्योंकि 0 होती है x² 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो फिर आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना. आते हैं थर्ड पार्ट पर. इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है. पहले आप समझिए जीरोस क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था. जीरो वो नंबर होता है अगर आप एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरे का आंसर 0 आ जाए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर क्या बनता है, 0. फिर से सुन लीजिए. अगर आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू ऐसी पुट कर दें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए, तो जिस नंबर पे आंसर 0 आता है उस नंबर को हम बोलते हैं ज़ीरोज़. ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था. उस नंबर को क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़. और शायद मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया है. और उसी ज़ीरोज़ को इस इक्वेशन में हम रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो ज़ीरोज़ बोलो रूट्स बोलो, बात एक ही है. और ज़ीरोज़ का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग क्या होता है, भाई ऐसी वैल्यू जिससे आंसर पूरा 0 आ जाए, ठीक है ना. फिर आपका फोर्थ पॉइंट है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही चैप्टर पूरा डिपेंड करता है. अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीखा है 9th में भी, 10th में भी, मैंने आपको बताया सेकंड चैप्टर में. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है. उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये हिंदी में बोला जाता है इसको श्रीधराचार्य फार्मूला. और ये फार्मूला इस बार सेंट मैरी के प्री बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इस फार्मूले का अदर नेम क्या है. तो जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हिंदी में उसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके फैक्टर ना हो या फिर आपकी इक्वेशन सॉल्व ना हो. तो
तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और आप इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी की जो वैल्यू वो क्या होती है आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है डी की वैल्यू बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। और डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ये डी की वैल्यू आप 11th में भी पढ़ सकते हैं और 12th में भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स वगैरह में, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। उसको क्या बोलता है आप, डिस्क्रिमिनेंट। आपको ये याद करना पड़ेगा। ए बी सी यहाँ लिखा है, ए ये है, बी ये है और सी ये है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है जिसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है, कभी कभी 3 नंबर का। भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप डी की वैल्यू चेक कर लीजिए। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो आप बोल सकते हैं या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए या फिर डी छोटा आ जाए, कि दोनों बराबर हैं दूसरे के, ठीक है ना। तो इक्वेशन है नो रियल रूट। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब इक्वेशन का आंसर नहीं आएगा। इक्वेशन का आंसर आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है ना। रियल रूट्स नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, क्योंकि आपका अंडर रूट में आयोटा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव अंडर रूट आपको सॉल्व करना आता नहीं है, वो क्लास 11th में आ जाता है आयोटा की फॉर्म में, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि बी स्क्वायर बराबर 0 है या डी बराबर 0 है, तो द अकॉर्डिंग इक्वेशन है 2 रियल रूट्स। 2 रियल रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 रियल सेम रूट आएगा, मतलब ये है कि आपके 2 आंसर आएंगे और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। मैं यहाँ पर सेम लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रियल सेम रूट भी आप लिख सकते हैं, या फिर इक्वल रूट लिख सकते हैं। इक्वल रूट्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है ना। इक्वल रूट मतलब एक जैसा आंसर आएंगे। जैसा मान लीजिए एक्स की पावर जो आंसर आएगा, तो इसमें एक्स की पावर थी, दूसरा आंसर भी यही आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। कब, जब डी की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देख लीजिए अगला पॉइंट। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर डी की 0 से बड़ी आती है तो आप बोलेंगे कंडीशन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 आंसर आएंगे, दोनों आंसर अलग अलग होंगे। हो सकता है कि एक 3 आ जाए और एक 4 आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार ये शॉर्ट में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो आंसर पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट, ठीक है ना। अगर डी बराबर 0 है तो 2 आंसर आएंगे और दोनों इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है ना। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके 2 आंसर आएंगे, दोनों के दोनों अलग होंगे। तो बस आपका यही बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4.1 स्टार्ट करेंगे।